हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी क्लास में। जैसे कि आपको पता भी है, हमने लास्ट वीडियो में वेव, मोशन और साउंड के बारे में पढ़ा था। तो हम साउंड के बारे में बात कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला पॉइंट है ध्वनि का वेग। ध्वनि का वेग ठोस में अधिकतम, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम होता है। क्या कहा? ध्वनि का वेग ठोस में अधिकतम, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है ध्वनि वेग पर विभिन्न कारकों के प्रभाव। तो क्या क्या प्रभाव हैं वो आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले है ताप का प्रभाव। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट आता है दाब का प्रभाव। ताप समान होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या कहा? ताप समान होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड पॉइंट, आर्द्रता का प्रभाव। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। यही कारण है कि बरसात के मौसम में सीटी की आवाज दूर तक सुनाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है घनत्व का प्रभाव। ठोस एवं द्रव में घनत्व का मान बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है, जबकि गैसों में घनत्व बढ़ने पर यह घटता है। यही कारण है कि हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग CO2 में ध्वनि के वेग से अधिक होता है। हवा का प्रभाव। हवा के विपरीत दिशा में वेग घटता है, जबकि हवा की दिशा में वेग बढ़ता है। तो ये थे ध्वनि के वेग पर कारकों के प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के पश्चात पहले माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे ही ध्वनि का परावर्तन कहा जाता है। क्या कहा? जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात वह पहले माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इसे ही ध्वनि का परावर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या होती है? ध्वनि का किसी विस्तृत अवरोध से परावर्तित होकर उसके पुनः सुने जाने की घटना को प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहा? ध्वनि का किसी विस्तृत अवरोध से परावर्तित होकर उसके पुनः सुने जाने की घटना को प्रतिध्वनि कहते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए परावर्तन का अवरोध की न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर या लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि का व्यतिकरण। क्या होता है ध्वनि का व्यतिकरण? जब समान आवर्ती या आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः विवरण हो जाता है। इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहा? जब समान आवर्ती या आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः विवरण हो जाता है। इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि का विवर्तन। क्या होता है ध्वनि का विवर्तन? किसी अवरोध के कारण तरंगों का दिशा परिवर्तन विवर्तन कहलाता है। क्या कहा? किसी अवरोध के कारण तरंगों का दिशा परिवर्तन विवर्तन कहलाता है। ध्वनि तरंग में विवर्तन सबसे स्पष्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट। क्या है डॉपलर इफेक्ट? सापेक्ष गति के कारण स्रोत एवं श्रोता के मध्य आवृत्ति के होने वाले आभासी परिवर्तन की घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। क्या कहा? सापेक्ष गति के कारण स्रोत एवं श्रोता के मध्य आवृत्ति के होने वाले आभासी परिवर्तन की घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। स्रोत एवं श्रोता के बीच की दूरी बढ़ने पर आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से घटती तथा निकट आने पर बढ़ती है। डॉपलर प्रभाव की कुछ शर्तें हैं। प्रभाव की शर्तें क्या क्या हैं? स्रोत एवं श्रोता के बीच सापेक्ष गति, ध्वनि के वेग को ध्वनि के स्रोत
के वेग से अधिक होना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने आपको ध्वनि के बारे में बताया और डॉपलर प्रभाव के बारे में बताया।